Hello friends, this is Sangam for you. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about dairy filing injection. Injection dairy filing. So friends, without wasting any more time, we should start the video. वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी इंजेक्शन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डेयरी फाइलिन इंजेक्शन। फ्रेंड्स, डेयरी फाइलिन इंजेक्शन एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल अस्थमा को ठीक करने के लिए किया जाता है। अस्थमा एक प्रकार का डिजीज होता है जिसमें लंग्स डिसऑर्डर हो जाते हैं। लंग्स डिसऑर्डर कहने का अर्थ होता है कि हमारा जो सांस लेने वाली जो नली होती है वो सिकुड़ जाता है, उसमें सही तरह से हम सांस नहीं ले पाते, ठीक है, तो उसको अस्थमा बोलते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने बोला कि ये प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, जरा इसे मैं क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन कहने का अर्थ होता है कि इस इंजेक्शन को खरीदने के लिए कहीं ना कहीं आपको डॉक्टर की पर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आएगी। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, में इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी कहने का अर्थ यह हो रहा है कि कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो, चाहे इफरवेसेंट फॉर्म में हो, या तो इंजेक्शन फॉर्म में हो, जो ब्रोंकी को डायलेट करने का काम करे, ब्रोंकी को चौड़ा करने का काम करेगा, उसे हम लोग ब्रोंकियोडायलेटर बोलते हैं। और ब्रोंकी चौड़ा होगा तो सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में है कि ब्रोंकियोडायलेटर कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम समझेंगे इस वीडियो में ना बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को समझाऊँ बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता भर तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम ये बात करना चाहें कौन सी कंपनी है जो इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है अपने आप में। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जाइडस कैडिला फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल 2 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 70 रुपए से लेकर 80 रुपए के आसपास होते, उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आप अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या करता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आए कि कौन सी कंपनी इस इंजेक्शन को मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पूल कितने ml के आते हैं और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली जो इंजेक्शन आप देखते हैं डेयरी फाइलिन, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर मॉलिक्यूल्स के तौर पे 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कितने? 2 मॉलिक्यूल्स। दोनों का अलग अलग अमाउंट होता है। नंबर 1 है इसमें इटोफाइलिन। इटोफाइलिन इसमें 84.7 मिलीग्राम पाया जाता है। और सेकेंड इसमें थियोफाइलिन, जो कि 25.3 मिलीग्राम पाया जाता है। और ये दोनों मिलकर क्या करती है, अस्थमा को ठीक करने का काम करता है, अस्थमा को ठीक करने का काम करती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में आपको अच्छे से समझिए कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या किन किन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या किन किन कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, कि इसका इस्तेमाल अस्थमा को ठीक करने के लिए कहता है। हालांकि अस्थमा पे मैंने वीडियो बना रखा है, क्या होता है, क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, आप मेरे चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अस्थमा मैं थोड़ा सा यहाँ पे अस्थमा को एनालाइज कर देता हूँ। अस्थमा कहने का अर्थ होता है एक लंग्स डिसऑर्डर, कि एक ऐसे चीज जिसमें हमारा लंग्स इन्वॉल्व होता है और जो सांस लेने वाली जो नली होती है, ठीक है, एयर सैक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो जो ब्रोंकी जो होती है, ठीक है, वो एयर सैक जो होता है उसका मुंह सकरा हो जाता है, कि जिससे सांस लेने में परेशानी होती है। तो अस्थमा को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एक ऐसी डिजीज जिसमें भी सांस लेने में परेशानी हो,
या तो इसी को आप दूसरे शब्दों में एम्फिसीमा बोल सकते हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कि अगर कोई पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो, सांस की ऑक्सीजन की कमी हो गई हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कि अगर किसी पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो गया हो, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कि अगर किसी पेशेंट को ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस, कि अगर किसी पेशेंट का सांस बहुत ज्यादा फूल रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सिंपली समझा जाए, ठीक है, तो इसका जो इस्तेमाल होता है अगर सांस लेने में कहीं दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ यूसेज चलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर बताता हूं, जो कि एक अलग लेवल की जानकारी आपको प्रोवाइड कराएगी। फ्रेंड्स कभी कभी इमरजेंसी पेशेंट जब एडमिट होते हैं और उसका ऑक्सीजन कम हो और सिक्रेशन ज्यादा हो, आरटीआई और लंग्स ज्यादा इन्फेक्टेड हो, तो उस परिस्थिति में भी डॉक्टर इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या तो फिर मान लीजिए कि ड्यूरिंग ओटी अगर सर्जरी कोई चल रहा हो, किसी भी चीज का सर्जरी चाहे वेज का चल रहा हो, और पेशेंट को अगर बाई ईथर के माध्यम से अगर बेहोश किया जा रहा है, ठीक है, तो वहां पे भी चेस्ट का जो सेक्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा घरघराहट, विजिंग साउंड ज्यादा सुनाई देता है, तो उसको भी क्लियर करने के लिए डॉक्टर ड्यूरिंग ओटी में भी डेरिफाइल इंजेक्शन दिलवाते हैं, उसको भी ठीक करने के लिए। या तो आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद पेशेंट अगर बेड पे आ गया हो, ठीक है, और उसको एनपी हो, नील पर उरली हो, और उस समय भी उसको सांस लेने में परेशानी हो, घरघराहट ज्यादा सुना है, तो उस समय भी डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं, डेरिफाइलिन को आईवीबीडी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने आपको जानकारी थोड़ा हटकर बताई कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको काफी अच्छा लगा, और साथ में मैंने तो यूसेज को बताया कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया हो, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। सिंपली समझिए कि अगर किसी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और बीजिंग साउंड सुनाई दे रहा है आपको, आरटीआई जो इन्फेक्टेड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्टेड है, ठीक है, या तो लंग्स इन्फेक्टेड है और सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो चाहे ब्रेथलेसनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो सकता है, फिर आपको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, या तो फिर आप उसको सीओपीडी बोल सकते हो या अस्थमा, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम ही लगती है, ठीक है। सिंपली समझो कि सांस लेने में अगर दिक्कत हो रहा है, लंग्स इन्फेक्टेड है, आरटीआई इन्फेक्शन, ब्रीदिंग साउंड, घरघराहट की ज्यादा आवाज सुनाए, तो वहां पे इसका इस्तेमाल डॉक्टर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। कंट्राइंडिकेशन क्या होता है? फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग, एनी मेडिसिन, एनी इंजेक्शन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी यह इंजेक्शन आपको नहीं देना है। इस बात को बखूबी आपको ख्याल रखना है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, की अगर कोई स्त्री ब्रेस्ट फीडिंग है, अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना बिना गाइन डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, अगर कोई पेशेंट लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से सफर कर रहा था, उसको भी आपको नहीं देना बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं हाई बीपी, कि अगर किसी पेशेंट को हाई बीपी ज्यादा रहता है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं हार्ट डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट हार्ट डिजीज से सफर कर रहा तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाले पेशेंट मिले या उसकी हिस्ट्री मिले ऐसी, तो उसे आपको नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का जो एलोपैथिक से कुछ ना कुछ उसका साइड इफेक्ट्स देखने को मिलता ही है, ठीक उसी प्रकार से इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस फ्रेंड्स नंबर 1 इसका साइड इफेक्ट है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग हो सके, उल्टी भी हो सकता है। फिर कहते हैं डायरिया, आपका जो स्टोमक है, पेट है, वो गड़बड़ हो जाएगा, पानी स्टूल जो है वो पानी में कन्वर्ट हो, जब पानी की तरह होता है और बहुत बास भी देता है, ठीक है, डायरिया हो सकता है। फिर कहते हैं हेडेक, आपका जो सर है वो भी थोड़ा थोड़ा दर्द करने लगता है। फिर कहते हैं रेस्टलेसनेस, बेचैनी टाइप का हो जाता है आपको। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें कि सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके सर इसके जगह पे दूसरे मेडिसिन को, दूसरे इंजेक्शन को, अमीनोफाइलिन को क्या करें, प्रिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके साइड इफेक्ट्स आपको बढ़िया से समझ में आए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे। लेकिन यहाँ पे मैं डोज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताऊंगा कि अगर कोई व्यक्ति अस्थमा विक्टिम्स है, ठीक है, सीओपीडी विक्टिम्स है, तो उसको आईवीबीडी दीजिए। 1 एम्पुल सुबह, 1 एम्पुल शाम में, लेकिन आईवी थ्रू इंट्रावेनस के माध्यम से देना है। लेकिन कभी कभी इसका इस्तेमाल एसओएस के तौर पे भी लेते हैं, जैसे ड्यूरिंग में सर्जरी, तो वहां पे जरूरत है तब दिए, अगर सेक्रेशन ज्यादा बनने लगता है तो वहां पे जरूरत के तौर पे देते हैं, या तो आफ्टर सर्जरी, सर्जरी के बाद
अगर थोड़ा सा भी घरघराहट हो रहा है चेस्ट में, ठीक है, तो वहां पे ये एसोस के तौर पे चलेगा, एक एम्पूल चलेगा, ऐसे करके चलता है। तो फ्रेंड्स इसको दोनों तरीके से आप इस्तेमाल करते हो, एसोस के तौर पे भी और रेगुलर आईवी बीडी भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके डोजेज भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ कि डेयरी फाइलिन इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।